3, 2, 1, go. नमस्कार। आइए, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आकाश लेक्चर में। और आज हम देखेंगे बायोलॉजी क्लास 12th ह्यूमन रिप्रोडक्शंस का वॉल्यूम क्या है उसको देखेंगे। ठीक है, तो अब शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की। सबसे पहले आता है युग्मक जनन। क्या आता है? युग्मक जनन। युग्मक जनन तो प्राथमिक जनन अंगों या जंतुओं द्वारा युग्मकों का निर्माण युग्मक जनन कहलाता है। किसका निर्माण? युग्मकों का निर्माण क्या कहलाता है? युग्मक जनन कहलाता है। प्राथमिक जनन अंगों या जंतुओं द्वारा, प्राथमिक जनन जंतुओं के जो प्राथमिक जनन अंग होते हैं उनके द्वारा, अंगों के द्वारा या फिर जंतुओं के द्वारा का युग्मकों का जो निर्माण करने की जो क्रिया होती है, इसके द्वारा वो युग्मकों का निर्माण करते हैं, उसे ही हम कहते हैं युग्मक जनन। ठीक है। अतः पुरुषों में वृषण द्वारा शुक्राणुओं तथा स्त्रियों में जो अंडाणु द्वारा एंड कोशिका का निर्माण होता है, इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हम कहते हैं युग्मक जनन। पुरुषों में वृषण द्वारा शुक्राणुओं का जन्म और स्त्रियों में अंडाशय से अंड कोशिका का जो होता है निर्माण होता है, वो देखना है। ठीक है। अब हम सबसे पहले देखेंगे शुक्र जनन, स्पर्मोजेनेसिस। क्या होता है? ये होता है स्पर्मोजेनेसिस। तो हम सबसे पहले क्या देखेंगे? हम देखेंगे स्पर्मोजेनेसिस। अब स्पर्मोजेनेसिस में क्या होता है? पुरुषों में स्थित द्विगुणित जनक कोशिकाएं, पुरुषों में स्थित द्विगुणित क्या होती हैं? जनक कोशिकाएं होती हैं, जो वो द्विगुणित होती हैं। पुरुषों में स्थित द्विगुणित जनक कोशिकाएं, या फिर इनको बोल सकते हैं हम, क्या बोल सकते हैं? जनन कोशिकाएं। क्या बोलेंगे? जनन जनक कोशिकाएं या फिर जनन कोशिकाएं। ठीक है, ये हो गया। कोशिकाएं जो इन्हें स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? इन्हें कहते हैं स्पर्मेटोगोनिया। इन जनन कोशिकाओं को क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं, के द्वारा अर्धसूत्री विभाजन होता है। पुरुषों में जनक कोशिकाओं द्वारा जो अर्धसूत्री विभाजन होगा, उसी से क्या होगा? एक आगुणित कार्यशील शुक्राणुओं का शुक्राणु क्या हो जाएगा? निर्माण हो जाएगा। जनक कोशिका द्वारा होता है। ये क्वेश्चन बनता है कि पुरुषों में शुक्राणु का निर्माण होता है, तो वो कहाँ होता है? जनक कोशिका द्वारा या जनन कोशिकाओं में होता है इनका निर्माण। ठीक है, ये क्वेश्चन बन चुका है। चलिए आज की शुरुआत करते हैं आगे। अगला हैगा कि स्पर्मेटिड का निर्माण यह शुक्राणु प्रसु। क्या आएगा? स्पर्मेटिड का निर्माण या शुक्राणु प्रसु। तो शुक्र जनन नलिकाओं की आंतरिक विधि अर्थात जनक एपिथेलियम की कोशिकाओं में नर युग्मकों ठीक है, स्पर्मेटिड या शुक्राणु प्रसु का निर्माण। ठीक है, तो शुक्रजन नलिकाओं की आंतरिक भित्ति है, ये विधि नहीं है, कि अर्थात जनक एपिथेलियम की कोशिकाएं ही नर युग्मकों के निर्माण से संबंधित होती हैं। क्या होती हैं? जो एपिथेलियम कोशिकाएं होती हैं जनक कोशिकाओं की, वही इनके निर्माण से संबंधित होती हैं। यही कोशिकाएं बड़ी होकर गोलाकार शुक्राणु मात्र कोशिकाओं या स्पर्मेटोगोनिया या फिर क्या होता है? स्पर्मेटोगोनियाओं में व्यतीत हो जाती हैं। प्रत्येक इस जो स्पेक्ट्रम जो होता है, इस स्पर्मेटोगोनिया, ये स्पर्मेटोगोनिया है को नियंत्रित होती हैं और उसमें 46 गुणसूत्र होते हैं। शुक्राणुओं में कितने गुणसूत्र होते हैं? 40 गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, अब ये हो गया। अब हम इसकी देखते हैं गुणन अवस्था। पहली अवस्था इसकी क्या होती है? वो होती है अपनी दूसरी अवस्था जो होती है वो होती है अपनी कौन सी अवस्था होती है? गुणन अवस्था। तो गुणन अवस्था में क्या देखेंगे? इस अवस्था में कोशिकाएं होती हैं, इस अवस्था में कोशिका सबसूत्री विभाजन द्वारा
गुणन, गुमन नहीं लिखा है, ये गुणन कर अपनी संख्या को बढ़ा देती हैं। क्या करती हैं? गुणन करती हैं, यानी 1 से 2 बनाती हैं और 2 से 4 बनाती हैं। इस प्रकार से ये गुणन, ये इसका मतलब होता है गुणन। ये फॉन्ट चेंज हो जाता है, ठीक है। अब अवस्था कहलाती है, इसमें कुछ कोशिकाएं लगातार विभाजित होकर नई कोशिकाएं बनाती हैं। इसमें कुछ कोशिकाएं होती हैं जो विभाजित होकर नई कोशिकाएं बनाती हैं। क्या बनाती हैं? वो बनाती हैं, एक नई कोशिका बनाती हैं, नई कोशिका बनाती हैं। इस अवस्था को कहते हैं गुणन अवस्था। चलिए ठीक है। अब हम देखते हैं वृद्धि अवस्था। तो इस अवस्था में क्या होता है? इस अवस्था में जो प्रत्येक स्पर्मेटोगोनियल जो होती है वो वृद्धि कर प्राथमिक जो होते हैं शुक्राणुओं का या कोशिका या प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स का निर्माण करती हैं। किसका निर्माण करती हैं? इस अवस्था में जो प्रत्येक जो स्पर्मेटोगोनियल होती हैं या शुक्राणु प्रसू होते हैं, इन्हें बोलें हम, वो क्या करते हैं? वृद्धि कर एक प्राथमिक शुक्राणु का निर्माण करते हैं। प्राइमरी शुक्राणु स्पर्म का निर्माण करते हैं, स्पर्मेटोगोनिया का क्या करती हैं? निर्माण करती हैं, उसमें बदल जाते हैं, ठीक है। ये तो हो गया वृद्धि अवस्था। अब इसकी जो अंतिम अवस्था आती है वो होती है परिपक्वन अवस्था। कौन सी होती है? परिपक्वन अवस्था। इसमें क्या होता है? इसमें ये होता है परिपक्वन अवस्था में कि इस अवस्था में अर्धसूत्री विभाजन होता है। अब इस व्यवस्था में कौन सा होता है? अर्धसूत्री विभाजन होता है। प्राथमिक शुक्राणु कोशिकाओं में हुए प्रथम अर्धसूत्री से 2 आगुक्त कोशिकाओं का निर्माण होता है। इसमें कितनी कोशिकाएं बनती हैं? 2 बनती हैं। वो कैसी होती हैं? आगुक्त होती हैं। जो द्वितीयक शुक्राणु कोशिकाएं या सेकेंडरी स्तर में जो क्या होते हैं? स्पर्मेटोगोनिया बोलते हैं, स्पर्मेटोसाइट्स कहलाती हैं। इसमें से प्रत्येक में 23 गुणसूत्र होते हैं। प्रत्येक में कितने गुणसूत्र होते हैं? इनमें 23 गुणसूत्र होते हैं। उन्हें द्वितीय गुणसूत्र कोशिकाओं से तुरंत अर्धसूत्री विभाजन का अगला पथ अर्थात मियोसिस सेकंड संपन्न होता है, जिससे प्रत्येक कोशिका में 2 स्पर्मेटेड बन जाते हैं। प्रत्येक कोशिका में क्या बन जाते हैं? 2 स्पर्मेटेड्स का निर्माण हो जाता है। अब 2 स्पर्मेटेड से क्या बनते हैं? 4 शुक्राणु बनते हैं, ठीक है। ये क्रिया क्या कहलाती है? परिपक्वन अवस्था होती है। इसमें वो परिपक्व हो जाते हैं शुक्राणु, ठीक है। अब हम चलते हैं, शुक्रजन होता है जो इसी से पहले आना था, जो लेकिन बाद में लग गया, ठीक है, कोई बात नहीं। शुक्रजन या स्पर्मोजेनिसिस होता है। इसमें क्या होता है? अचल गोलाकार शुक्राणु प्रसू या स्पर्मेटेड का रूपांतरण होकर सक्रिय चल शुक्राणु में बदलना ही शुक्राणुजनन कहलाता है। ये क्रिया क्या कहलाती है? शुक्राणुजनन कहलाती है। मतलब अचल शुक्राणु का चल शुक्राणु में बदलना ही, अचल शुक्राणु का चल शुक्राणु में बदलना ही क्या कहलाता है? ये कहलाता है शुक्राणु जनन या स्पर्मियोजेनेसिस कहलाता है। अचल शुक्राणु का चल शुक्राणु में बदलने की क्रिया जो होती है उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को हम कहते हैं स्पर्मियोजेनेसिस या शुक्रजनन, ठीक है। अब हम देखते हैं शुक्रजनन की जो क्रियाविधि है, इसमें क्या हैगा, हम क्रियाविधि को किस प्रकार से समझेंगे। देखिए, इसमें सबसे पहले इसमें दिया है शुक्राणुजन, ठीक है। रुक जाइए, फॉन्ट चेंज, क्या दिया है? ये दिया है शुक्राणुजन, यानी शुक्राणु प्रसू हो गए जी। क्या हो गए? शुक्राणु प्रसू। अब प्रसू में कौन सा होगा? सूत्री विभाजन हो गया। ये है शुक्राणु प्रसू, इसमें हुआ समसूत्री विभाजन, ठीक है। अब समसूत्री विभाजन से इसमें क्या होता है? प्रथम अर्धसूत्री विभाजन हुआ, 1 से 2, 1 है। अब 1 से 2 बनाएगा, प्रथम जी अर्धसूत्री विभाजन होता है। द्वितीय अर्धसूत्री विभाजन में ये 2 से 4 बनाता है, ठीक है। और शुक्राणु प्रसू शुक्राणु पूर्व होते हैं और ये परिपक्व होकर शुक्राणुओं का क्या कर देते हैं? निर्माण कर देते हैं, ठीक है। तो अब हम देखते हैं, अब इसमें जैसे ही ये शुक्राणु प्रसू है, इसमें अर्धसूत्री विभाजन हुआ तो इसने 2 आगुणित कोशिकाओं का निर्माण किया। ये द्विगुणित था और इसने 2 आगुणित कोशिकाओं का क्या किया? निर्माण। अब यहाँ प्रथम होता है अर्धसूत्री विभाजन, इनको छोड़ते हैं, और यहाँ प्रथम क्या होता है? अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन से भी ये 2 कोशिकाओं का निर्माण करता है, ठीक है। अब यहाँ आकर होता है द्वितीय अर्धसूत्री विभाजन। कौन सा होता है? द्वितीय अर्धसूत्री विभाजन होता है यहाँ से, तब ये 2 कोशिकाओं का निर्माण करते हैं। और अर्धसूत्री विभाजन में क्या होता है? 1 से 2 कोशिकाएं और 2 से 4 कोशिकाओं का निर्माण होता है। फिर यहाँ आकर फिर समसूत्री विभाजन हुआ, यहाँ आकर फिर समसूत्री विभाजन होता है, जिससे 4 कोशिकाओं का निर्माण होता है। ये चारों कोशिकाएं परिपक्व होकर क्या बनाती हैं? ये शुक्राणु प्रसू बनाती हैं और वो परिपक्वन के बाद शुक्राणु का निर्माण करता है, ठीक है। ये वो क्रिया हो गई। अब इसमें देखिएगा आप,
ये है शुक्राणु, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, ये स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसका जो होता है वो देखते हैं हम इस तरफ से, यानी एक कोशिका से ये दो कोशिकाओं का निर्माण हुआ। अब दो कोशिकाओं से कितनी का होगा, चार कोशिकाओं का निर्माण होगा, ठीक है। अब इस एक कोशिका को लेंगे, इस एक कोशिका को अकेली को लेंगे इसमें। अब ये एक कोशिका थी, इसमें जो दो कोशिका थी, ये कोशिका थी, इसमें से ये चार का निर्माण होगा द्वितीयक अर्धसूत्री विभाजन में भी। अब यहाँ एक शुक्राणु, यहाँ एक शुक्राणु, यहाँ एक शुक्राणु, ये परिपक्व बनने के बाद शुक्राणुओं का क्या करेंगी, निर्माण करेंगी, ठीक है। अब हम देखेंगे अगला जो क्या हैगा वो देखेंगे। अगला ये हैगा जो हार्मोनों का नियमन, जो हार्मोन्स होते हैं उनका नियमन किस प्रकार से होता है। सबसे पहले हमने क्या देखा है, हाइपोथैलेमस द्वारा। किसके द्वारा, जो हाइपोथैलेमस होता है यही बहुत सारे हार्मोन्सों का नियमन भी करता है। अब हम देखते हैं, पहला हैगा GnRH यानी गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स हैगा। इसका अग्र पीयूष ग्रंथि यानी कि जो होती है उसी से इसका अग्र पीयूष ग्रंथि यानी ग्लैंड से ही इसका क्या होता है, नियमन होता है। अब यहाँ से ये देखिए, ये क्या हैगा, ये जो होता है LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स, ये लीडिंग कोशिकाओं से स्रावित होता है, जिसे एस्ट्रोजन या टेस्टोस्टेरोन, ये क्या होती हैं, ये लीडिंग कोशिकाओं से स्रावित होने वाले यानी LH हार्मोन्स होती हैं। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स कौन कौन से होते हैं, एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन, ये अग्र पीयूष ग्रंथि द्वारा इसमें संश्लेषित होती हैं और इसमें इससे स्रावित होती हैं, किससे, लीडिंग कोशिकाओं से, ठीक है। और इस शुक्र में क्या करते हैं, मदद करते हैं। अब जो दूसरा आ जाता है वो क्या आता है, देखिए जो दूसरा हार्मोन हैगा वो भी अग्र पीयूष ग्रंथि से ही स्रावित होता है, जिसको FSH कहते हैं, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब बहुत से लोग कहते हैं ये हार्मोन तो सिर्फ स्त्रियों में होता है, नहीं, ये गलत है। ये दोनों हार्मोन्स पुरुषों में व स्त्री दोनों में क्या होते हैं, पाए जाते हैं, लेकिन इनके जो कार्य होते हैं वो अलग अलग होते हैं। स्त्रियों में अलग होते हैं और पुरुषों में इसके कार्य क्या होते हैं, अलग होते हैं, ठीक है। अब इसका ये सदमन करता है, ये वो अलग बात है जो आपने क्लास 11th के जो समन्वय एवं नियंत्रण है उस अध्याय में इसको देखा होगा, ठीक है। अब हम बस पे बात नहीं करेंगे, क्यों, आपने वहाँ अच्छे से पढ़ लिया होगा इसको, उम्मीद है, ठीक है। अब आ जाते हैं सरटोली कोशिकाओं में क्या होता है। तो सरटोली कोशिकाओं से स्रावित होने वाला ये हार्मोन्स FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स हैगा, ये सरटोली कोशिकाओं से स्रावित होता है और यह स्पर्मियोजेनेसिस क्रिया को करता है। किस क्रिया को करता है, स्पर्मियोजेनेसिस क्रिया को ये करता है। तो हमने सारा का सारा ये समझ लिया है। पीयूष ग्रंथि से दोनों होते हैं, वो भी अग्र पीयूष ग्रंथि से। अब ये लीडिंग कोशिकाओं से होता है, LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स, इसमें दो होती हैं, एस्ट्रोजन होता है और एस्ट्रोजेंस होता है और टेस्टोस्टेरोन्स होता है। अब जो टेस्टोस्टेरोन होता है ये तो हमने इस पर बात कर ही ली थी पहले, इससे पहले। अब आपने एस्ट्रोजन पे इस पे बात हमने 11वीं में किए हैं सब, तो आप वहाँ जाकर देख ले सकते हैं हमारे वीडियो को, तो ठीक है। अब अपन चलते हैं अगला। अब क्या आता है, शुक्राणु क्या होता है, सबसे पहले ये आता है, इसको बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे, रुक जाइए, स्पर्म बोलते हैं शुक्राणु को, ठीक है। अब करते हैं शुरुआत, क्या हैगा, सबसे पहले दिया है शुक्राणु शुक्र जनन से बने नर युग्मक या शुक्राणु एक सूक्ष्मदर्शी संरचना होती है। क्या होती है, एक सूक्ष्मदर्शी संरचना होती है जो एक शीर्ष ग्रीवा एवं मध्य खंडवा पूंछ से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होता है, शीर्ष होता है, मुखखंड होता है और पूंछ से मिलकर बना होता है, ठीक है। शुक्राणुओं के शीर्ष में एक दीर्घ कालर होती है, क्या होती है, दीर्घ कालर होती है। शुक्राणु का पूरा शरीर कोशिका कला से ढका रहता है। इसका पूरा जो शरीर होता है वो किससे ढका होता है, एक कोशिका कला से ढका होता है। सिर का सबसे आगे का जो भाग होता है उसे एक्रोसोम कहते हैं। सिर का सबसे आगे का जो सिर होता है उसके जो सबसे आगे का जो भाग होता है उसको हम बोलते हैं एक्रोसोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे, हम एक्रोसोम बोलते हैं, ठीक है। अब हम क्या देखते हैं, इस डायग्राम के माध्यम से हम सारा का सारा कंक्लूजन निकाल लेते हैं। देखिए, सबसे पहले हमने जिस बात की थी कोशिका कला की, तो वो ये है कोशिका कला।
अब ये क्या है, ये कोशिका कला, एक सारी कला इसको क्या है, ये जो कला है वो इसको क्या है, ढके हुए है। जैसा कि हमने अभी देखा था, शुक्राणुओं को एक कला द्वारा ढका होता है, पतली कला होती है जिसको हम कोशिका कला कहते हैं। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। अब आता है एक्रोसोम। तो इसका जो आगे का जो नुकीला वाला भाग होता है उसे एक्रोसोम बोलते हैं। ठीक है, क्या हैगा, इस प्रकार से मान लीजिए एक अंडाणु है, ये एक, रुक जाइए 5 मिनट रुकिए। ये मानिए एक शुक्राणु का डायग्राम बन रहा है। ठीक है, ये क्या हो गया, एक प्रकार का शुक्राणु हो गया, आप समझ लीजिए। ये स्पर्म हो गया। ठीक है, ये एग हो गया। क्या हो गया, ये एग हो गया। ये एग हैगा, ये स्पर्म हैगा। अब इनके जो मिलने की जो क्रिया होती है उसको निषेचन बोलते हैं, जो आगे देखेंगे। अब लेकिन इसमें क्या हैगा, इसका जो नुकीला वाला भाग है इसी को हम क्या बोलते हैं, एक्रो, रुक जाइए, ये हैगा एग। ठीक है, ये हैगा स्पर्म हैगा। ठीक है, अब हम यहाँ देखते हैं क्या ये वाला भाग जो होता है, ये होता है एक्रोसोम। क्या होता है, एक्रोसोम, वो हैगा ये क्या होता है, एक्रोसोम होता है। ये वाला भाग जो होता है वो ये कार्य करता है कि ये इसमें धस जाता है, इसको भेदन कर अंडाणु को इसमें प्रवेश करता है, वो भाग होता है एक्रोसोम वाला। एक्रोसोम भाग का क्या कार्य होता है, ये अंडाणु को जाकर उसकी सतह को क्या कर देता है, गला देता है और उसमें अंदर प्रवेश कर जाता है। इस क्रिया में के बाद ही क्या होता है, निषेचन संभव होता है। अगर ये उसको नहीं भेद पाएगा तो निषेचन नहीं होगा और इसमें पुरुषबंधता आ जाएगी। ठीक है, अब वो है अलग बात, हम उस पर देखेंगे बाद में। चलिए ठीक है, शुरुआत करते हैं अब हम यहाँ की। ठीक है, अब इसका केंद्रकीय जो इसमें भार अंदर भरा होता है उसको केंद्रकीय द्रव्य बोलते हैं या केंद्रकीय पदार्थ बोलते हैं। कॉलर वाला भाग होता है उसे सेंट्रियोल्स बोलते हैं, इसको कॉलर भी बोलते हैं। ये गलत लिखा है, यहाँ पुच्छ नहीं है, यहाँ मध्य भाग होता है। क्या होता है, यहाँ मध्य भाग होता है, यहाँ मध्य भाग होता है। ठीक है, अब मध्य भाग के बाद अपन देखेंगे ये क्या होता है, मध्य होता है। ये भाग जो होता है वो मध्य भाग होता है, ये होता है मध्य भाग। ये होता है शीर्ष, क्या होता है, ये शीर्ष भाग होता है और ये होता है पुच्छ, ये पुच्छ भाग होता है। ठीक है, ये भाग होगा इसके। अब इसमें क्या होता है, इसके जो मध्य भाग होता है उसमें क्या पाया जाता है, इसमें पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया। जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं वो पाए जाते हैं, जो इसको क्या होता है, इसको शुक्राणु का पावर हाउस भी बोला जाता है, क्योंकि यहीं से इसको ऊर्जा प्रदान होती है, जिससे ये पुच्छ जो होती है वो मोटिल हो जाती है। क्या हो जाती है, मोटिल हो जाती है, यानी चलनशील हो जाती है। ठीक है, कैसी हो जाती है, चलनशील हो जाती है। ये भाग होता है, ये होता है पावर हाउस। यहाँ से ये क्या हो जाते हैं, इसको ऊर्जा मिलते ही ये चलनशील हो जाती है। ठीक है, ये क्या हो जाती है, चलनशील हो जाती है। इसका ये भाग जो होता है ये केंद्रीय द्रव्य होता है, इसमें केंद्रकीय पदार्थ भरे होते हैं शुक्राणु के। ये जो होता है एक्रोसोम होता है। क्या होता है, एक्रोसोम होता है। यहाँ से ये शुक्राणु अंडाणु के भेदन में कार्य करता है। ठीक है, न्यूक्लियस जो होता है वो ये सेंट्रियोल होता है, जिसको कॉलर भी बोलते हैं। मध्य भाग में माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती हैं, ये इसको हम शुक्राणु का पावर हाउस बोलते हैं। यहाँ से इसको ऊर्जा प्रदान होती है, जिससे इस पूंछ में इसकी में गति आती है और वो चलनशील हो जाता है। जो शुक्राणु
अंडाणु का भेदन करने में सहायक हो जाता है। अगर इसमें ऊर्जा नहीं होती है तो कम गतिशील होती हैं, जो अंडाणु को भेदन नहीं कर पाती हैं, उसमें निर्वांधता आ जाती है। ठीक है, ये हो गया। अब देखेंगे हम, ये तो इसमें कुछ ज़्यादा नहीं देखना है, इसमें देखना है हमने जी साला कर लिया है सारा का सारा, फिर भी देखते हैं। एक्रोसोम में ऐसे एंजाइम भरे होते हैं जो अंड निषेचन मदद करते हैं। स्पर्मेटेड में गाल्गी का एक्रोसोम बनाने में मदद करती है। मध्य अखंड में माइटोकॉन्ड्रिया होती है जो पूंछ की गति के लिए ऊर्जा प्रदान करती है। अतः मध्य खंड शुक्राणु का पावर हाउस की भांति कार्य करता है। ये हमने सब देख लिया। अब आता है शुक्राणु की गति, इसका अत्यधिक महत्वपूर्ण कार्य होती है, क्योंकि सक्रिय गति ही शुक्राणु की निषेचन कर पाने में सफल होती है। एक नर मनुष्य में मैथुन की क्रिया के दौरान 20 से जो 30 करोड़ होते हैं वो शुक्राणु क्या होते हैं, मुक्त होते हैं। 20 से 30 करोड़ शुक्राणु मुक्त होते हैं। ठीक है, कितने होते हैं, 20 से 30 करोड़ शुक्राणु मुक्त होते हैं। इसके लिए कार्य करना। अब आता है समान उर्वरता के लिए कम से कम 60 जो प्रतिशत होते हैं वो शुक्राणु समान आकार प्रकार, लगभग 40% जो होते हैं वो तीव्र गति वाले होते हैं। अगर इससे कम होते हैं तो उसमें बांधता बोला जाता है। ठीक है, वो निषेचन नहीं कर पाता है मनुष्य। ठीक है, ये तो हो गया। अब देखेंगे अंड जनन क्या होता है, इसे बोलते हैं हम अंड जनन यानी oogenesis बोलते हैं। हमने वो सारा देख लिया, तो सारा का सारा वहाँ देख लिए थे पिछले डायग्राम सीरीज में, तो आप वहाँ से नहीं करेंगे उसको हम। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे ये क्या, अंड जनन। तो अंड जनन में क्या हैगा, अंड जनन में हैगा कि अंडाशय में स्थित द्विगुणित या एक अंड जो अंड कुमात्र कोशिका होती है वो विभाजन द्वारा एक अगुणित परिपक्व मादा युग्मक का निर्माण करती है। उसमें क्या था, शुक्र जनन में उसमें एक अगुणित कोशिका थी, वो द्विगुणित कोशिका थी, वो एक अंड शुक्र कोशिका का निर्माण कर रही थी, एक अंड कोशिका का निर्माण कर रही है, वो अगुणित कोशिका है। ये अंडाशय में थी, वो कहाँ थी, वो वृषण की कोशिका थी। ठीक है, ये इसका एक सिंगथम्स हैगा और कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, इसको देखते चलिए आप। अब इसकी पहली उसमें भी गुणन अवस्था थी, तो इसमें भी गुणन अवस्था आती है। गुणन अवस्था में क्या होता है इसकी, कि इस अवस्था में अंडाशय की जनक जो एपिथेलियम की कोशिकाएं होती हैं वो समसूत्री विभाजन, किस विभाजन द्वारा, समसूत्री विभाजन गुणन कर एक अंड जो अंड मात्र कोशिका या अन्य जननी ऊगोनियम बनाती हैं। यह कोशिकाएं समूहों में व्यवस्थित होती हैं जो बाद में एक एक जो है नष्ट कोशिका कहलाती हैं। जन्म के बाद जो होती हैं वो क्या होती हैं, ऊगोनिया हैगा। ये कौनिया नहीं है, कौनिया नहीं है, ये है ऊगोनिया। ऊगोनिया का क्या करती हैं, निर्माण करती हैं। ठीक है, ये ऊगोनिया का निर्माण करती हैं, संख्या में वृद्धि नहीं करता। ये ऊगोनिया क्या करता है, संख्या में वृद्धि नहीं करता, क्योंकि अंड जो होता है वो एक ही होता है। ये गुणन क्यों करेगा, संख्या में वृद्धि क्यों करेगा, क्योंकि ये तो एक ही होता है। ठीक है, अब हम चलते हैं यहाँ पर वृद्धि अवस्था में क्या होता है। तो अंड जो जनन में वृद्धि अवस्था या परिपक्वता अधिक लंबी होती है। इस अवस्था में एक्सटेंट की जो वृद्धि प्रवस्था होती है जन्म से शुरू हो जाती है। ठीक है, इसमें एक जो एक नेस्ट कोशिका होती है उसी का इसमें निर्माण होता है और कुछ नहीं होता है इसमें भी। अब ये देखिए, हम इसका डायग्राम से पढ़ेंगे, वही का वही डायग्राम यहाँ होता है, लेकिन उसमें ध्रुविकाएँ नहीं होती हैं, इसमें ध्रुविकाएँ होती हैं। ये देखिए, इस ये इतना तीन अवस्थाओं में ये चलता है। इतना जो होता है ये होता है जब जो शिशु या बच्ची होती है जिसमें ये क्रिया होनी है, जब वो माँ के गर्भ में होती है तब इतना हो ही जाता है उसके गर्भ के अंदर ही। ठीक है, और जो बाल अवस्था में होता है और इतना जो होता है वो यौवन से प्रौढ़ावस्था में होता है। ठीक है, ये हमने बता दिया। इनकी एज लगा सकते हैं आप, ये 0 होता है, 0 से 0 का होता है। ये होता है 13 से 14, ये होता है 2 से 0 से 13 तक होता है ये, और ये 13 से 14 तक होता है। ठीक है, इस टाइप से टाइम होता है उम्र का। अब हम देखेंगे, लेकिन सबसे पहले अंड जननी जो होती है इसमें क्या होता है, सबसे पहले समसूत्री विभाजन इसमें भी होगा, जैसे 2 कोशिकाओं का निर्माण होगा, इस संख्या में समान होगी। फिर होगा प्रथम अंडक जो होगा वो पहला अर्धसूत्री विभाजन होगा, जिससे 4 कोशिकाओं का निर्माण होगा, एक अंड कोशिका और 3 ध्रुविकाओं का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, अब ये ध्रुविकाएं सारे नष्ट हो जाती हैं। फिर दूसरा बनता है, दूसरा अर्धसूत्री विभाजन होता है जिसमें एक ध्रुविका और एक बड़ा जो होता है वो ऊगोनिया का निर्माण होता है। इसमें प्रथम ध्रुविका नष्ट हो जाता है, व इसका जो अंड होता है वो फिर से एक द्वितीय समसूत्री विभाजन द्वारा क्या करता है, एक बड़ी अंड कोशिका व छोटे ध्रुविकाय का निर्माण करता है। अब ये ध्रुविकाएं क्या हो जाती हैं, ये पिंड भी नष्ट हो जाते हैं। ये ध्रुविकाएं होती हैं ये हर वक्त क्या हो जाती हैं, नष्ट होते जाती हैं। ये ध्रुविकाएं, ये सूत्री विभाजन हुआ, ये बड़ा क्या बना, प्रथम ध्रुविकाय बना,
अब ये क्रिया संपन्न हुई, जैसे ही द्वितीय अर्धसूत्रीय विभाजन की क्रिया प्रारंभ होना शुरू हुई तो ये जो विभाजन था ये क्या ध्रुवीका क्या था, ये समाप्त हो गया, ये ध्रुवीका नष्ट हो गया, ये ध्रुवीका क्या हो गया, नष्ट हो गया। इसके बाद क्रिया होती है द्वितीय जिसकी, इसमें एक ध्रुवीका बनता है। अब इसमें जैसे ही ये क्या कहते हैं इसका निषेचन हुआ अंड का, तो ये ध्रुवीकाय भी नष्ट हो जाता है। निषेचन के बाद ये क्या होता है, ये ध्रुवीकाय भी नष्ट हो जाता है। निषेचन से पहले तो ये ध्रुवीका होता है, ये ध्रुवीकाय बना रहता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है ये ध्रुवीकाय जीवन पर्यंतम तक बना रहता है, उसे अपस्थानिक भ्रूणता कहते हैं, इसको हम नहीं देखना है अभी, ठीक है। अब ये ध्रुवीकाय नष्ट हो जाता है, सभी में नष्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये क्रिया हो गई, इसको आप देख लीजिएगा अच्छी तरह से। अब हम आ जाते हैं परिपक्वन अवस्था, इसको तो देखना नहीं है, चलो ठीक है। प्रथम हाँ इसको थोड़ा देख लेते हैं, इसमें क्या आएगा, प्राथमिक पटक जन्म से लेकर किशोरावस्था तक की अवधि में अपहासित हो जाती है। जो प्राथमिक पटक होती है वो कहाँ से, किशोर अवस्था तक की अवधि तक क्या हो जाती है, अपहासित यानी नष्ट हो जाती है, प्राथमिक पटक पुटक होती है, ठीक है। अब द्वितीय पुटक क्या होती है, ये बाल्यावस्था तक रहती है, और तृतीय पुटक जो पूर्णावस्था तक रहती है, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये दो भागों से मिलकर बनी होती है। बाह्य भाग जो होता है वो इंटरनल थीका होता है, और अंदर भाग होता है वो उसे अंदर का जो होता है उससे वो नहीं एक्सटर्नल थीका होता है बाह्य वाला, इंटरनल होता है अंदर वाला, ठीक है। इतना ये समझ लीजिए। इनके बाद आप चलते हैं यहाँ पर, ये क्या हैगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट सिस्टम्स हैगा, इसको देख लीजिए आप। ये इसमें सबसे पहले अंड कोशिका क्या होती है, तो मनुष्य में द्वितीयक अंडक को ही जो द्वितीयक अंडक होता है ना, द्वितीयक अंडक जिसमें द्वितीयक ध्रुविकाएं बनते हैं, द्वितीयक ध्रुविकाओं के साथ वाला जो अंडक होता है द्वितीयक अंडक, द्वितीयक अंडक को ही हम क्या कहते हैं, द्वितीय जो अंडक होता है, द्वितीय द्वि अंडक द्वितीय होता है, द्वितीय अंडक को ही हम क्या बोलते हैं, अंड कोशिका बोलते हैं, ठीक है। अब इसके जो क्या होते हैं, दो भाग होते हैं, ये गोलाकार होता है, ठीक है, वो तो आप देख लीजिएगा। अब अंडकला इसका पहला भाग होता है, क्या होता है, अंडकला, जिसको हम बोलते हैं अंडकला। ये देखिए ये वाला भाग क्या होता है, अंडकला होता है। ये भाग जो होता है अंदर वाला, इसको हम बोलते हैं, एक पतली झिल्ली के समान होता है, इसको बोलते हैं हम अंडकला। कैसा होता है, एक पतली झिल्ली के समान होता है, इसको हम बोलेंगे अंडकला। अब इसका जो दूसरा वाला भाग है ये वाला, तो ये होता है जोना पेलुसिडा, ये मोटा होता है, ये भाग पारदर्शी होता है, ठीक है। अब आ जाता है कोरोना रेडिएटा, कौन सा भाग आ जाता है, ये वाला जो भाग होता है इसको बोलते हैं हम कोरोना रेडिएटा। ये अंड कोशिका का भाग होता है, ये त्रिज्या आकार का होता है, ठीक है। त्रिज्यीय ये भाग क्या कहलाता है, त्रिज्याकार का ये भाग कहलाता है कोरोना रेडिएटा बाहर वाला। अंदर जो इसमें है ये क्या है, केंद्रक है, इसके अंदर अंडाणु के अंदर भी केंद्रक होता है, ठीक है। तो हम इसको देखते हैं पूरा तरीके से क्या है। देखिए ये करते हैं हम यहाँ से शुरुआत। अंडकला क्या आएगा, जिसे बेटेनाइल मेम्ब्रेन बोलते हैं, यह स्वयं अंड कोशिका द्वारा बनाई जाती है। ये क्या होती है, पतली पारदर्शी परत होती है, हमने बताया था अभी, ये कैसी होती है, पतली पारदर्शी परत होती है, ठीक है। अब देखते हैं अंड आवरण या जोना पेलुसिडा। जोना पेलुसिडा में क्या होता है, यह बीच की पारदर्शी अपेक्षाकृत मोटी या आकोशिकीय परत होती है, कहा था हमने, ये कैसा होता है, मोटी होती है और आकोशिकीय परत होती है, वो क्या होती है, कोरोना रेडिएटा। अब वो अंड जोना पेलुसिडा, आप कोरोना रेडिएटा को देखिए, बाह्य का जो मोटा स्तर जो कि त्रिज्यीय रूप से दीर्घीकृत कैसा होता है, त्रिज्यीय रूप से दीर्घीकृत होता है, त्रिज्यीय रूप से बोला था, त्रिज्यीय रूप से दीर्घीकृत होता है, वह कोशिकाएं क्या कहलाती हैं, कोरोना रेडिएटा कहलाती हैं। तो ये तो हमारा आज का जो टॉपिक था वो कंप्लीट हो गया है। ये देखिए ये हमारा आज का जो टॉपिक था वो हुआ कंप्लीट। अब आप ये कीजिए कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपको पीडीएफ नोट्स के लिए हमारे टेलीग्राम जो चैनल है या फिर ग्रुप है उसको फॉलो कीजिए, ठीक है। धन्यवाद।